वेलकम टू द पाइट वेबिनार। मेरा नाम नदीमुल्लाह है जी। मैंने कहा पाइट का वेबिनार अब शुरू करें। Today we are talking about the restaurant industry. The reason we are talking about the restaurant industry is because it's a big employer, it employs a lot of people, and it also serves us well because we get our food from restaurants. तो ये बहुत important चीज़ है, तो इस पे बात करें। ये एक important रेस्टोरेंट है, जैसे आप सोचें मैकडॉनल्ड, हार्डीज जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, केंटकी फ्राइड चिकन या मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस। तो ये भी हम देखें कि हमारे रेस्टोरेंट ऐसे क्यों नहीं होते। हमारे पास रजा खान साहब हैं, ये वीसी हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन। हमारे पास शकील शरीफ है, मैनेजर एडमिन सेवर फूड, और हमारे पास मोहम्मद लियाकत अली, सीनियर मैनेजर फाइनेंस ब्लू लगून रावलपिंडी। तो चलें जी, रजा खान साहब हमें ज़रा जायज़ा दें कि पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है क्या, किस किस्म की इंडस्ट्री है, और इसमें किस किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी कितनी वॉल्यूम है, कुछ रफ आइडिया, कोई आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं होंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, कितने ये क्या कहते हैं इनमें ब्रांचेस हैं, कितने मल्टी रेस्टोरेंट्स हैं, कितने इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैं, कोई थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, हम इकोनॉमिस्ट का जायजा लेना चाहते हैं। जी रजा साहब। Sir, I think Raza Saab hasn't joined us yet, so we can move on to Shakir Saab to begin this conversation. चलें जी, शाकिर साहब बताइए। Yes, Assalamu alaikum. Thank you so much for the opportunity. And as far as the Pakistan Restaurant Association is concerned, it is considered one of the major part of the Pakistan tourism industries. I have been part of the Pakistan Restaurant Association in past. I had opportunity to be in some of their meetings, and due to that, I know that the restaurant industry in Pakistan is flourishing a lot due to the lots of opportunities available in Pakistan. Basically, the society of the Pakistan is improving a lot, and there is a culture developing. The people are trying to eat more out of their homes. So in Pakistan, there are so many bigger brands, and there are lots of employment opportunities as well. So I would think that restaurant industry is a major contributor to the economy of the Pakistan as well. अच्छा, ये बताइए ये शाकिर साहब, सेवर फूड अब कितनी ब्रांचेस आपकी हो गई हैं, कितना बड़ा है, क्या वॉल्यूम होगी? आपने कोई सीक्रेट्स नहीं हमें बतानी, पर जो आप चीज़ें बता सकते हैं वो बताइए। कितनी वॉल्यूम होगी, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, और कितना बड़ा इसका फ्यूचर, आपका ग्रोथ का क्या पर्सपेक्टिव है? सेवर फूड्स का सर जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट 1988 से किया था। तो उसके बाद तकरीबन 25 साल हमें लगे हैं मार्केट में अपनी जगह बनाने में। 2005 के बाद हमने फिर इसको प्रवेश करना शुरू किया। तो 2005 से लेके 2020 तक अभी तक हमारी टोटल 10 ब्रांचेज हैं, और लाहौर में भी हमारी 3 आउटलेट्स हैं, एक वॉक एंड में है, और 7 ब्रांचेज जो हमारी हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में। और जहाँ तक बात है एम्प्लॉयमेंट की, तो अराउंड 2015 to 200,000 हमारे एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त तमाम ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। उसमें कस्टमर सर्विस भी है, कुकिंग का डिपार्टमेंट भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, और बाकी जो स्टाफ होता है अकाउंट्स वगैरह का, वो भी सारा बीच में इंक्लूड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ फिगर्स। तो आपकी 10 ब्रांचेस हैं, और कितने बंदे आप एम्प्लॉय करते हैं रफली? 1500 से 2000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इन 10 आउटलेट्स पे। माशाल्लाह। और आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं? आप कितना, आपका ख्याल है अगले 10 साल में जब हम आपसे बात करेंगे आप कहाँ होंगे? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014-15 के बाद से हमारी आउटलेट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हुई है। हमने पिछले 5 सालों में तकरीबन 6 आउटलेट्स का इनॉग्रेशन किया। और हमें जो अगले 2-3 सालों में 3-4 ब्रांचेस हमारी और पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो हमारी कम से कम 3 गुना ब्रांचेस हो चुकी होंगी, यानी 25-30 ब्रांचेस इंशाल्लाह होंगी।
अच्छा, तो ये अपना हमारे पास दूसरा लियाकत साहब जो हैं, ये अपना मैनेजर ब्लू लगून जी जी सर आपकी आवाज कट रही है सर। डॉक्टर नदीम साहब सर काइंडली। यार अब्बास, टेक ओवर, मेरा वो जूम नहीं ठीक, जस्ट टेक ओवर एंड डू इट, आई विल वॉच. Yeah, sure, sir. No worries. Do we have Liaquat Saab with us? I believe he's in the room. He has to be made the co-host. So if anyone can do that. Liaquat Saab, can you hear me? Mansoor Saab, Liaquat Saab needs to be made the co-host, please. ठीक है. Assalamu alaikum, sir. Ji Waam Salam, how are you, sir? Sir, I'm Nice fine. to have you with us here today. Acha, sir, you're from Blue Lagoon. Can you please tell us about your restaurant, what you folks have been doing, employment, dynamics of the industry, just a brief overview to get this conversation going. Feel free. सर ब्लू लगून एक्चुअली ये इससे पहले आर्मी वेलफेयर मेस था 1990 में. तो 1990 से इस कैंट एरिया में जो हमने सुना है कि इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, और उस वक्त कैंट के अंदर एक आई थिंक जहांगीर का नाम वो था और एक इसका जो है ना 1990 से ये यहाँ पे है. और इसको हम मोस्टली ये यूटिलाइज हो रहा था सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के एज ए मेस के तौर पे यूज हो रहा था. बट जब इसके ऊपर हमने सेल्स टैक्स कंप्लायंस करना शुरू की 2000 से, तो उसके बाद से हमने इसको कमर्शलाइज भी कर दिया. तो अभी ये ओपन फॉर द पब्लिक है. थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे एक्सेस के, लोगों को, गेस्ट को, कस्टमर्स को, बट इट इज ओपन फॉर द पब्लिक. और तकरीबन इसको ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं इस विसिनिटी में. तो जिस तरह ग्रो करना चाहिए था वैसे तो ये ग्रो नहीं किया. उसकी वजह शायद हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, और एक फियर होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये सब चीजें उस तरह से मैनेज नहीं की जा सकती जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. तो ये एक चीज है. हमने इसको सिर्फ फिर यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इसको एक्सपेंड नहीं कर सके हम लोग. तो ब्लू लगून की सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो यही है जो सदर में है, ऑपोजिट टू पीसी. Great. So one of the reasons we've set this webinar up is because the restaurant industry is a crucial part of the tourism and hospitality industries. If you look at the Asia Pacific region, this is the fastest growing region in terms of the tourism and hospitality industry for the past 2 to 3 years at the least. And so we did a webinar a few weeks ago on the hotel industry, which is also a crucial part of this sector. Now we're doing one on restaurants. I would like to take your opinion on this. How do you think we can facilitate restaurants? What are the salient obstacles that restaurants are facing? How can they be promoted from a public policy point of view? In other words, like, what are the obstacles that you folks are facing? Maybe you can start with Liaquat Saab, and then I'll move to the other panelists. Thanks. सर होटल इंडस्ट्री को देखें, सबसे पहले जिसने भी कोई सेटअप लगाना है, ही नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसको आपको स्पेस चाहिए, आपको फिर अपना स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपने एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें आप पार्ट टाइम स्टाफ को नहीं रख सकते.
जिसमें आप पार्ट टाइम स्टाफ को नहीं रखते थे। तो ये एक आई थिंक एक छोटे से छोटा भी रेस्टोरेंट बनाना हो तो अराउंड 5 to 10 मिलियन, मेरा ख्याल है 10 मिलियन भी मैं कम बता रहा हूँ, ये सारा आपको चाहिए। और 1 साल तक कम से कम आपको नाम बनाने में लगता है। लोग नहीं आते तब तक जब तक आपका नाम नहीं बनता, लोग टेस्ट नहीं करते, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम ओवर द टाइम बनता है। तो ये इतना ही बड़ी अगर एक SMEs की टाइप का अगर आप इसमें देखें कि जिस तरह शॉर्ट मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटिटीज हैं, तो उनको अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आपको एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को देना चाहिए। जिस तरह यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, आप देखें वहाँ पे उनको स्पेस दी जाती है, बिल्डिंग का आई थिंक रेंटल बहुत अरसे तक उनके लिए आई थिंक उस तरह से वो नहीं होता जो उन्होंने पे करना था, बहुत मिनिमम सी एनुअली एक अमाउंट पे करनी होती है। तो ये है कुछ थोड़ी देर बाद ठीक। तो इस तरह की फैसिलिटीज आई थिंक, बट ये काफी फाइनेंसेस इसके लिए चाहिए। तो आई थिंक एक तो ये हो गया, फिर दूसरा टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो बिल्कुल न्यूली एक आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए भी 17% सेल्स टैक्स है, और जो वेल एस्टैब्लिश हो चुका है उसके लिए भी उतना 17% है। तो शुरू में कुछ 3-4 साल कुछ इतना होना चाहिए कि आपके ऊपर टैक्सेशन उस तरह से लागू ना हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से ना हो। फिर तीसरा एक चीज अभी ये करने जा रहे हैं जो PRA और FBR के, आपने जितनी भी पेमेंट्स हैं वो थ्रू डिजिटल पेमेंट्स करनी है आपने पेमेंट्स, और नेक्स्ट ये कि आपने उनका पॉइंट ऑफ सेल लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मुश्किल है, ठीक है। एक सेल अगर वो डॉक्यूमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है और वो इनवॉइसिंग दे रहा है प्रॉपर, मगर वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जितनी भी चीजें लेके आनी है वो आपने राजा बाजार से या ओपन मार्केट से लेके आनी है। जब आप किसी डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के थ्रू जाते हैं, मेट्रो के पास जाते हैं, CSD के पास जाते हैं, उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं कि आप जो है वो कंपेटिटिव रहते ही नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर्स को आपने पहले देखना है, फिर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। मतलब एक अगर रेस्टोरेंट तो ठीक है डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि एंड कस्टमर पार्ट है, रिटेल पार्ट है, सेल्स पार्ट है, मगर जो शुरू की इनिशियल जितनी भी चीजें हैं, एग्रीकल्चर की जितनी चीजें हैं, जो आपकी ग्रोसरीज हैं, जो आपके सारे आइटम्स हैं, वो सब के सब नॉन डॉक्यूमेंटेड है। तो ये आई थिंक 3-4 चीजें मैं समझता हूँ कि ये अगर हों तो बेहतर हो सकता है, न्यू एंट्रेंट्स के लिए आसानी हो सकती है। Like when a restaurant is being set up in its initial stages, let's say I want to begin, like, I want to start up a restaurant. What are the documentary requirements of that? How extensive are they? If you can just comment on that a little bit. सर उसके लिए तो हमारी इतनी डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से नहीं, हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू हमने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कराई, वो एक एनुअल सर्टिफिकेट है जो कि हम उनके साथ साइन करते हैं। उसके अलावा जितनी भी हम एज ए ट्रस्ट काम करें, क्योंकि ब्लू लगून जो है वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का सब यूनिट है, तो इसलिए हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मेजर शुरू में हुई है वो वहां से हुई है AWT से। इसके अलावा हमारी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मगर जो कॉर्पोरेट की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटरीज की हैं, जिस तरह EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयज की मिनिमम वेज कंप्लायंसेस हैं, FBR में टैक्सेशन है, PRA के साथ टैक्सेशन है, वो हम सारी कंप्लायंसेस अपनी कर रहे हैं। तो जो उसको स्टार्टिंग की है वो तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ हम एक चीज को देख रहे हैं। बाकी अगर जिस तरह अगर नेम किया है तो वो हमने इसकी सारी बातें रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उसके लिए, और जो लोगों की तो ये है सर। बाकी जो एक इनिशियली ओपन होता है आई थिंक उसके लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, जो जब आप अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको डिफरेंट रेगुलेटरीज के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। Great. So जब हम थोड़े दिन पहले होटल इंडस्ट्री के representatives से बात कर रहे थे, तो one of the things that they said was कि one of the bottlenecks that prevents the tourism and hospitality industry to growing is the lack of human resources. Like we don't seem to have the skills to really take this to the next level. Is that something that the restaurant industry is also facing trouble with? And if so, what are the capacity building exercises that you folks are doing? सर ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस लोग हैं हम। ये मोस्टली ये हाशु फाउंडेशन है जो PC और ये इन सब रेस्टोरेंट्स जो PC का खासतौर पे ये लोग ट्रेन करते हैं और ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल होता है, बट जाहिर बात है कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है।
तो हमने तो जब भी फाइंड आउट किया है हमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिले हैं। और अगर हमें देखें तो हमारे पास जो कुकिंग स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 30-30 साल से 25-25 साल से हमारे पास है। तो हमने अपना जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उसको रिटेन किया है, और हमें इतनी मार्केट में ज़रूरत इस वजह से भी नहीं पड़ती कि जो 2-3 लोग अगर हमारे कम भी पड़ते हैं तो हम जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू हमारे पास 3 से 4 इंडक्शंस हम तकरीबन एनुअली कर रहे होते हैं। तो वो स्टाफ हमारा इन द मीन वाइल जब 2 साल के बाद ट्रेंड होता है तो वो हमारे पास बड़ा अच्छा स्टाफ एक आ जाता है। तो हमारे इतना टर्नओवर नहीं है एम्प्लॉयज का, तो इस वजह से ये लिमिटेशन हमारे ऊपर नहीं है। तो हमें तो हमारे पास अच्छा स्टाफ भी है, और इस वजह से हमारा जो टेस्ट एक शुरू से बना हुआ है, गेस्ट हमारे पास आते ही टेस्ट की वजह से है। Acha, sir, have you considered expanding Blue Lagoon? And so I think one of the crucial aspects of that is to have a presence in the digital sphere on, social media, वगैरह. Search engine optimization is a big part of digitalization. Are restaurants in Pakistan, not just Blue Lagoon, but generally speaking, are they involved in this sphere? Are they active in the social media world, YouTube, ho gaya, other online spaces, blogs ho gaye, and so on? Because this in itself is a skill. Digital marketing is a big skill, जो right? सोशल मीडिया के ऊपर तो हम अपनी प्रेजेंस हमारी है, बाकी इसके अलावा फूड पांडा पे हम लोग वो कर रहे हैं सेल आउट, जो भी है हमारे पास चीते है, इन तीनों फोरम्स पे ऊपर हम कर रहे हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ठीक है, बट उससे आगे दूसरे सिटीज में जाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हमारी जो हमारा सेटअप है ना, उसके अंदर हमारा जो हायरार्की सेटअप है, इसके अंदर मुश्किल है थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस भी इधर ही है AWT का, तो यहाँ से चीजें सेंट्रली मैनेज हो जाती हैं। बट दूसरे सिटीज के साथ थोड़ा सा हमारा है, मुश्किल है हमारे लिए, ये चीज मैनेज करना इतना आसान नहीं है। बट ये मॉडल बहुत अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है जो हमारा बना हुआ है। एक और वजह भी ये है कि हमने पिछले 4-5 साल में ना रेस्टोरेंट के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह है कि हमारे 5 बैंक्वेट हॉल्स हैं जहां से हमारा 90% रेवेन्यू वहां से आता है, तो ये 10% है, इस वजह से भी इस पे फोकस नहीं किया गया। और रेस्टोरेंट में एक चीज ये भी देखें कि रेस्टोरेंट में मार्जिन्स कम होते हैं, वॉल्यूम से आप अर्न करते हैं, मार्जिन्स कम होते हैं, बट जो बैंक्वेट हॉल्स हैं वहां से मार्जिन्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये एक है। बट अभी कुछ जिस तरह ये 3-4 साल से हमने फूड पांडा, चीते, जो भी इन सब पे आए हैं, और हमने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस किए, तो अब लगता है कि ये करेंगे। बट जो कॉर्पोरेट में देखें, जो इंडिविजुअल है जैसे सेवर वाले बता रहे हैं, इनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान होती है, जमीन लेना, चीजें ये करना, डिसीजन पावर सिर्फ चंद लोगों तक महदूद होती है, 2-3 लोगों तक। मगर जब कॉर्पोरेट में आते हैं तो आपकी हायरार्की और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इतना लेंथी होता है कि जब तक हम उस चीज को फाइनलाइज करते हैं तो उस चीज की कॉस्ट 2 गुना बढ़ चुकी होती है। तो देखेंगे इंशाल्लाह हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं उसके अंदर हम कुछ अगर वहां पे कुछ इस तरह से छोटा सा सेटअप बना लें तो इट माइट वर्क आउट, बट टाइम लगेगा आई थिंक। और सेवर के लिए भी, सेवर का भी था कि अभी इन्होंने ब्रांचेस खोली, मगर आई थिंक इन्होंने 20 साल कम अज कम अपना इसका सेटअप बनाया, और फिर अब शायद 4-5 सालों में जाके इन्होंने अपनी ब्रांचेस जो है वो बनाएंगे। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह शायद अगले 4-5 सालों में हम भी अपनी ब्रांचेस बनाएंगे। प्लान हमारे बनते रहते हैं, जैसे फ्रेंचाइज का प्लान था कि हम फ्रेंचाइज अपनी दे दें, मगर क्वालिटी और इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो जिस तरह हमारे आर्मी सेटअप्स के अंदर क्वालिटी को चीज़ें देखा जाता है, मतलब मैं आपको एक छोटी छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स बताऊं कि अगर चिकन है तो वो आपका 800 से 1000 ग्राम से ज़्यादा का चिकन नहीं आना चाहिए, आपका उसका वेटेज है। फिर इसी तरह मटन है तो वो आपका मैक्सिमम जो है 8 से 12 kg के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर ऑयल है तो वो हमने एक स्पेशल ब्रांड है जी, बस वही वाला, और हमने कोई अपनी ब्रांड को चेंज भी नहीं करते, मतलब सबसे बेस्ट ब्रांड्स को। तो ये चीजें हैं। और फिर मसाले हैं तो वो हमारे अपने पिस के आते हैं, मतलब वो लेते हैं साबुत मसाले लेके उनको पिसवा के फिर हम उसमें यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीजें इस तरह से हर सिटी के अंदर क्वालिटी को मैनेज करना, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। I want to move to governing bodies and companies like Food Panda and
the services that they provide. But before that, I'd like to ask Shakir Saab about the human resources side, because Sabre Foods is much more established. They have a much bigger sort of employee base. Shakir Saab, do you folks do any exercises in capacity building, कोई workshops, facilities, क्या देते हैं, trainings वगैरह किस तरह की करवाते हैं? If you could just shed light on that. Hello, can you hear me? जी, please go ahead. अच्छा, हाँ जी, बेसिकली जब हमारे पास क्योंकि फील्ड से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं आते, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि मोस्टली जो स्टाफ है उसकी हमने एक प्री क्वालिफाइड एजुकेशन रखी हुई है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की है तो फिर उसको हम अपने इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद फिर मोस्टली जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग से ही काम चलाते हैं, क्योंकि मार्केट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इतने एक्सपीरियंस और ट्रेंड लोग नहीं हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो एजुकेशन हासिल करने के बाद या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तो हमारे एंड पे जो जो एसएमईज हैं या मिडिल लेवल के बिजनेसमैन हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी हर्डल पेश आती है कि ट्रेंड स्टाफ नहीं होता। फिर हमारे यहाँ तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हमारा एक कल्चर है, हम उस कल्चर को मेंटेन रखते हुए स्टाफ को इनटेक करने के बाद 2 महीने 3 महीने प्रोबेशनरी पीरियड पर रख के ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर काम चलाते हैं। मतलब हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 1990s से भी हैं, जो हमारे साथ 25-30 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा स्टाफ भी है जो अभी 5-6 महीने पहले आया होगा। तो जो एक्सपीरियंस स्टाफ है हमारे पास ऑलरेडी, वही उनको ट्रेन करता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि नए स्टाफ के इंटेक से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो चेंज ना हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन रखने से ही हमारी सर्विस और फूड की क्वालिटी मेंटेन रहती है। किचन स्टाफ का जो है वो कंसर्न होता है फूड क्वालिटी से। तो अगर स्टाफ नया जो है वो अपने तरीकाकार को यूज़ करना शुरू कर दे तो फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली क्वालिटी चेंज होगी, इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो पुराना स्टाफ है ना वो ज़्यादा हेल्प आउट करता है इसमें। तो मोस्टली जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, और कभी कभार होता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोई ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कोई सेमिनार है, कोई ट्रेनिंग है, तो वहाँ पे हम वक्तन फ़ौक्तन अपना स्टाफ भेजते रहते हैं। कभी एक आउटलेट से भेज देते हैं, कभी दूसरी आउटलेट से भेज देते हैं। इस तरह उनको जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, वो भी उसको मिल जाती है। मोस्टली इसी तरह हम काम चला रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने अपना भी ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है लाहौर में, तो वहाँ पे हम प्रॉपर अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे के लाहौर में फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन हमारा यही प्लान है कि हम इस्लामाबाद में भी अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट यहाँ खुद ओपन करें और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देने के बाद रेस्टोरेंट में इनटेक करें। Shakir Saab, you mentioned organizational culture. I think it's a very important point. Can you elaborate a little bit on what you mean by organizational culture, and what does the organizational culture of Sabre Foods in particular look like? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसे तरीकाकार है जो आप रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे होते हैं और वो लिए जाते हैं फाउंडर से। जो फाउंडर्स हैं वो स्टार्ट में अपनी जो टीम डेवलप करते हैं, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पहली ब्रांच या दूसरी ब्रांच से चल रहे होते हैं, वो उनको आप एक फाउंडर्स जो है ना एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी आइडियोलॉजी दे देते हैं जो कि उसकी सक्सेस की बेस बनते हैं। अब नया स्टाफ जैसे जैसे आता है तो पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वही टीचिंग्स जो उनके फाउंडर्स ने उनको सिखाई हैं वही आगे मूव ऑन करते हैं, जिससे आपकी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है वो सेम रहने की तवक्को होती है। मतलब मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि सेम ही होगी, बट समहाउ उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन उसको फिर आपको रेगुलराइज देखना पड़ता है रेगुलरली कि कोई ज़्यादा चेंजेस ना हो। क्योंकि जब नया स्टाफ आता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें अपनी भी उसके एक सोच और अपना आइडिया भी होता है। तो अगर हम उसको ट्रेनिंग के ज़रिए उसको अपना प्रॉपर कल्चर ट्रांसफ़र कर दें तो ऑब्वियसली उसी को फॉलो करेगा। लेकिन वो मोस्टली ऐसे होता है कि जो फ्रेश ब्रेन्स होते हैं ना वो उसको इजीली पिक कर लेते हैं।
फिर क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है ना, कल्चर चला आ रहा है, जो कि आइडियोलॉजी फाउंडर से चली है, वो फिर आगे मूव ऑन होती रहती है, और एक स्टैंडर्ड जो है ना रेस्टोरेंट का, सर्विस की और टेस्ट की बिना पे वो बरकरार रहता है। तो मोस्टली ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमारे यहाँ तो यही है कि जो हमें हमारे फाउंडर्स ने सिखाया, हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ को, वही आगे हम मूव ऑन करें और उसी को मेंटेन रखें। यही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। Liaquat Saab, do you want to comment on organizational culture at Blue Lagoon? I asked this question so the others that are watching, maybe like parallel sort of the restaurants in the industry, what can they learn from sort of like success stories like Saber Foods in Pakistan? So feel free, go ahead. सर सक्सेस स्टोरी से, सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर सक्सेस स्टोरी से सीखा तो बहुत कुछ जा सकता है, मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि सक्सेस स्टोरी का मतलब ये समझा जाता है कि आप उसको बिल्कुल कॉपी करना शुरू करते हैं। कॉपी करने में चीजों को आप उस तरह से चीजों को लेके नहीं चल सकते, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। सक्सेस स्टोरी में देखें इनके कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं, फिर कुछ लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर लॉयल होता है बहुत ज्यादा आपके उसके साथ, और फिर इनकी तरफ से जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और ये उसके ऊपर मॉनिटरिंग कितनी अच्छी करते हैं और ग्रिप कितनी अच्छी है इनके ऊपर, सारी कुकिंग के ऊपर और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स जो कोई कंसीडर करता है तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। मगर जिस तरह अगर सेवर के बाद, सेवर सबसे पहले था, बट साईं जी और ये बाबूजी मोर पुलाव ये आए हैं, बट आई थिंक ये उस तरह से उसकी जगह नहीं ले सके। वो बिल्कुल बहुत छोटे उसी लेवल के ऊपर ही वो रहे हैं। आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो उन लोगों ने इतना ग्रो किया। तो ग्रो आप तब करते हैं जब आप कोई इनोवेशन भी लेके आते हैं, मतलब अगर उन्होंने कुछ किया तो आपने उसमें क्या बेहतरी की है। अगर आप वही पैकेज बना के उसी तरह से आप देना शुरू कर देंगे तो आई थिंक आपने सक्सेस स्टोरी को, आप कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकते। ठीक है, I want to talk a little bit about the legal precedents around which the restaurant industry operates in Pakistan. So anyone can comment on this. What are the laws in place that regulate the activities? Shakir Saab, are you with us right now? Can you talk a little bit about the legal precedents to the restaurant industry? What are the laws from the constitution that restaurants are required to meet in terms of their operations? Shakir Saab is disconnected at the moment. Shakir Saab, can you hear us? If he's not here, maybe you can take Liaquat Saab's opinion on this. Yeah, I'm here. Actually, there was some mic issue. I was not being able to unmute myself. So, as far as the legal aspects are concerned, mostly for restaurant industry, there are not that much legal requirements or legalities attached to it, basically. लेकिन somehow mostly जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जो रेगुलराइज करते हैं, मसलन टीएमए हो गया या दूसरे टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हो गए, यही मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि पीओएस इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी मामला चलते रहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, और जो टीएमए है उसका तो खैर ब्रांच टू ब्रांच इशू होता है। कोई अगर उन्होंने एक्सटेंशन की हुई है ब्रांच की, कोई इंस्टॉलेशन है ब्रांच के आउटसाइड, वो उसके मुतालिक चीज़ें होती हैं। वरना उस तरह सच कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए लीगल बाउंडिंग्स नहीं है। Okay. Another question that I had was in relation to the buying and selling industries.
So the industries of the restaurant industry is sort of dependent upon in terms of the supplies and in terms of distribution. So maybe we can talk a little bit about Food Panda and services such as that. What is the process of getting registered on Food Panda, for instance? What are the facilities that they provide? What are the benefits to the restaurant? What are the benefits to Food Panda? So if you could just like shed light on that a little bit. सर बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी तो ऑब्वियसली जो डिमांड होती है सप्लाई की और इंग्रेडिएंट्स जो उनके प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं उसकी, तो वो उस जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है तो आपको भी ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसेंटली जैसे जैसे हमारी आउटलेट भी ग्रो की है हमने भी पाकिस्तान भर में अपनी जो सप्लाई चेन है उसको ज़रा इंक्रीज़ किया, बढ़ाया। उस पर हमने रिसर्च ज़्यादा की, हमें क्योंकि बल्क में क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे राइस हो गया, ऑयल हो गया, इसके अलावा दाल चना हमें बहुत चाहिए होती है, इसके अलावा चीनी की रिक्वायरमेंट हमारी काफ़ी होती है, दूध हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए क्योंकि जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप पाकिस्तान भर में अपनी चीज़ें देखें। तो हमारी जो कि सप्लाई चेन हैदराबाद से भी हो रही होती है, हम मिर्चें वहाँ से ख़रीदते हैं। इसके अलावा राइस हम पंजाब भर में जहाँ जहाँ से भी अवेलेबल हो वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो सप्लाई चेन को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है और उसमें रिसर्च ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारे एंड पे क्योंकि हम प्रॉपर बिजनेस हमारा चल रहा होता है तो हमें एक स्मूथ सप्लाई चेन भी चाहिए होती है। तो हमारे जो वेंडर्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ज़िम्मे देते हैं। और क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका क्वालिटी भी हमें मद्देनजर रखनी पड़ती है। तो फिर हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे जो राइस है वो हम उस क्वालिटी का लें जो क्योंकि पुराने राइस की ज़्यादा अच्छी पकाई होती है, वो अच्छे यानी उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम राइस मोस्टली जो है ना खरीद कर उसको स्टोर करते हैं। फिर उसकी स्टोरेज के लिए भी ख्याल रखना पड़ता है कि उसको कोई बीमारी ना लगे, कोई उसमें कीड़ा ना डेवलप हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। वेंडर जो है हमारे साथ वो प्रॉपर कनेक्टेड है, हम उनको अपने साथ इन लाइन रखते हैं। उनको किसी किस्म की हमसे शिकायत हो तो हम उसको फ़ौरन ख़त्म करते हैं, हमें उनसे शिकायत हो तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। यानी ये म्यूचुअल एक होता है इंटरेस्ट, तो इसी से काम चलता है। तो हमारे एंड पे तो यही होता है कि हम सारे वेंडर्स को जिम्मेदारी एक दी हुई है, वो उसी को पूरा करते रहेंगे और हम उनके उनकी जो ज़रूरत है वो जो उनके क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट है उनको हम टाइम पर पेमेंट करते हैं, वो हमें पॉइंट टाइम पर अपनी जो हमारी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। राइस हो, ऑयल हो, ये सारी चीज़ें हम इसी तरह परचेज करते हैं। क्योंकि ये सप्लाई चेन अगर स्मूथ होगी तो हमारा आगे बिजनेस ब्रांच में सही चलेगा। कस्टमर तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, हमने बस उसको सप्लाई करनी है। तो इसलिए फिर हमारी सप्लाई चेन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है और इसी तरह काम चल रहा है। Shagir Saab, is Saver Foods on Food Panda? Do you want to comment on that a या little bit? यस, पहले हमारी कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी फूड डिलीवरी पे क्योंकि हमारा कस्टमर जो है ना वॉक इन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन लेटर ऑन फिर जब ये कोरोना वायरस आया है तो क्योंकि ये इश्यूज ज़्यादा थे, फिर कस्टमर्स जो है ना उनका बाहर ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर उस वक्त हमारे जो है ना हमारे माइंड में ये बात चली कि ये ज़रूरी है फूड पांडा और होम डिलीवरी सर्विसेज। फिर इन्होंने खुद भी कांटेक्ट किया हमसे क्योंकि फूड पांडा को भी अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उनसे उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने इनसे साइन अप किया, इनके साथ भी साइन अप किया, चीते से भी किया, जितनी भी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उन सब ने हमारे साथ मिलके फिर बिजनेस शुरू किया। अभी रिसेंटली जो भी था मतलब इसका ग्रोथ जो है ना वो लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा हुई है। और वैसे भी लोगों में ट्रेंड आ गया है, हाँ स्मार्टफोन्स हैं हर किसी के पास, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बड़ी इजी है जिसकी वजह से लोग अब घर से बाहर निकल कर खाने से ज़्यादा तरजीह देते हैं कि घर पे ही आ जाए। तो रिसेंटली मतलब 1.5-2 साल में ही हमारा उनके साथ बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। और आगे हमने उनके साथ फूड पांडा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन अप की है ताकि उनके जो डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं और उनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। उसमें हम म्यूचुअली डिसाइड कर चुके हैं कि
किस तरीके से हमने बिजनेस को अगले 2 सालों में ग्रो करना है, इंक्रीज करने हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। Or Shaksh, like when a restaurant is registered on Food Panda, are there certain requirements in terms of quality standards वगैरह that they have to meet? What are the terms of agreement here between the two parties? ये बेसिकली हमारे एंड से तो उन्हें यही करना होता है कि एक तो हमारी जो ऑर्डर है वो बगैर किसी तब्दीली के उनके पास कस्टमर तक पहुंचे। सेकेंडली उनका राइडर जो है वो टाइम से डिलीवरी करे, जो टाइम हमारा और उनका तय हुआ हुआ है। लेकिन फूड पांडा के एंड पे ये है कि उन्होंने ऑलरेडी रेडियस बहुत कम रखा हुआ होता है, तो कस्टमर विद इन 5 से 10 मिनट में ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। सो वो उनके एंड पे यही एक फैसिलिटी है। तो वो ऑर्डर ज़्यादा दूर का लेते भी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर का लेंगे तो उनका टाइम भी ज़्यादा लगता है और कस्टमर को जो है ना खाना भी ज़रा ठंडा मिल जाता है। तो इसलिए हमारी उनके साथ टर्म्स यही है कि आप एक तो खाना इंटेक्ट दें, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात राइडर्स करते हैं ऐसा कि खाने को मिस यूज़ किया या उसमें से कुछ खा पी लिया या इधर उधर कर दिया, या कोई और किसी और कस्टमर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ले जाकर किसी और रेस्टोरेंट के नाम से डिलीवर कर दिया। तो इस सिलसिले में फिर कई दफ़ा ऐसे इश्यूज आते हैं, तो हम लोगों ने फिर उनसे 1-2 दफ़ा बात भी की थी। फूड पैंडा करता है ऐसे, कभी कभार होता है ऐसे, ये नहीं है कि हर कोई करता है, राइडर ही करते हैं ऐसे। तो उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने राइडर पुलिस एक हायर की होती है, जो कि इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करती है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर टाइम पर मिले और खाना भी बिल्कुल इंटैक्ट सही मिले। तो म्यूचुअली है, ज़ाहिर है उनकी तरफ से अगर कोई इशू होगा तो अल्टीमेटली हमारे पर कंप्लेन आएगी, जो आप हमारे पास कंप्लेन जाएगी तो हम उनको कंप्लेन करेंगे। तो ये एक ये समझ लें कि एक सर्कल है जो चलता रहता है। बाज़ औक़ात कंप्लेंट्स नहीं आती हैं, समटाइम ज़्यादा कंप्लेंट्स आ जाती हैं। सो इट ऑल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड। Do they also try to monitor the performance of Savor Food, for instance, on a monthly or weekly basis, और आपके साथ insights वगैरह वो लोग उसना share करते हैं to help you improve your services? ये एक question हो गया, and the other question was ये जो well let's address that one first, and then maybe we can have Liaquat Saab's thoughts on it as well, and then we'll move to the next one. हाँ बेसिकली पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे एग्रीमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई हैं, उसमें हमने ये तय किया है कि मंथली बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ बैठ के मीटअप्स करके जो इश्यूज हैं जो उनको नज़र आते हैं वो हमसे शेयर करेंगे, तो हम अल्टीमेटली उसके लिए कोई वे आउट, कोई प्लान डिसाइड करेंगे। तो ज़ाहिर है उनके पास तो फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिससे आपको आइडिया हो सकता है कस्टमर किस तरह कंप्लेन कर रहे हैं और ऑर्डर्स किस तरह के जा रहे हैं, क्या इश्यूज हैं वो। तो म्यूचुअली अभी मैंने आपको बताया कि हमारा साइन अप हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम ये चीज़ें देख रहे हैं। Liaquat Saab, if you're still with us, would you like to comment on like delivery services, Food Panda वगैरह की तरह, if you folks have any deal with these services and what is the nature of them? सर हम तकरीबन लास्ट 3 ईयर से कर रहे हैं फूड पांडा, चीते और जूवी के साथ। अभी हमने लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट किया है, तो हमें तो कभी डिलीवरी के प्रॉब्लम्स नहीं आए। समटाइम्स हो जाता है ऐसा कि जिस तरह कोई बेकरी आइटम होता है तो वो हमारे पास स्टॉक में कम हो जाता है और ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर को जो रिटर्न करना पड़ता है या उसको जो डिलेज आते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एक तो हमें जो है कंप्लेंट्स आई हैं। उसके अलावा कभी फूड क्वालिटी की कंप्लेंट नहीं आई, या सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि पैकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, राइडर ने उसको आई थिंक जो शेकिंग होने से ये उससे स्पॉइल हो जाता है खाना, तो वो फिर हम उसको इंसेंटिव दे देते हैं, उसको हम दोबारा से हमसे कहते हैं कि यार ठीक है, हम एक आपको फ्री मील जो भी आपका ऑर्डर था वो हम आपको एक और दे देते हैं। मगर कंप्लेंट्स बहुत कम है, बहुत ही कम। मतलब मैं ये अगर साल के अंदर शायद 1 या 2 कंप्लेंट्स इस तरह की छोटी माइनर सी कंप्लेंट्स नहीं है, तो इस तरह की हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है इनसे। Does Food Panda charge like a monthly fee or something along those lines for to host? फूड पांडा इस वक्त हमें चार्ज कर रहा है 28% और चीते 15। फूड पांडा 28% ऑफ द सेल चार्ज कर रहा है। अच्छा, जो भी ऑर्डर है उस प्राइस का 28% वो चार्ज कर रहे हैं हमें। और जो ये है
चीते ये 15% चार्ज कर रहे हैं, 15% ऑफ द ऑर्डर प्राइस, और जो भी ने अभी स्टार्ट लिया है वो 9% ऑफ द प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फूड पांडा जो है ना वो बहुत कॉस्टली है, बट उसके कॉस्टली होने में ठीक है सर्विस है या ये सब चीजें हैं, मगर आप देखें कि वो 30% आपकी क्रीम है, आपका प्रॉफिट का मेन पोर्शन वो होता है जो कि वो लोग ले जाते हैं। तो उसमें आप ये है कि जो जिसकी प्राइस कम है और जो अच्छी क्वालिटी दे रहा है उसके लिए ये चीज इतनी वो बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, जो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, जो स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करता है और प्राइस ज्यादा रखता है, उसके लिए वो चीज बेनिफिशियल है। मगर वो फिर जो प्राइस ज्यादा रखता है वो फिर आपको मार्केट में वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फूड पांडा और इसके ऊपर कस्टमर इतना ज्यादा पैसे देने वाला कस्टमर नहीं होता। वो यही देखते हैं कि यार किसने ज्यादा अच्छी ऑफर लगाई हुई है 30% 40% और किसकी प्राइसेस रीजनेबल है। तो वो लोग जो कस्टमर है उसका भी कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मैंने किस जगह पे किस चीज की कितनी प्राइस दे रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, बट कुछ लोग ऐसा इंग्रेडिएंट ऐसी चीज है कि जो कि हिडन होती है कि आप उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो समटाइम्स उसमें जो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है वो लोग उसमें फिर बेनिफिट थोड़ा बहुत अपना वो कर रहे होते हैं, ले जाते हैं। मगर हम लोग इस तरह का है कि हमारे एक सेट पैटर्न्स बने हुए हैं, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। जो इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल हमने यूज करना है वो हमने उसके अंदर यूज करना है। फिर लोग टैक्स की भी सेविंग करते हैं, तो हमारा वो भी चीज नहीं है, क्योंकि हमने अगर कंप्लायंस करनी है तो हमने 100% कंप्लायंस करनी है। तो ये चीजें हैं मतलब लोग ऐसी ऐसी क्या चीज है जो फूड पांडा कर रहा है एंड विच अदर डिलीवरी सर्विसेज aren't able to do, जैसे चीते हो गए, या मेरे ख्याल से ईट ओए करके भी एक आया था, मेरे ख्याल से फूड पांडा ने जी उनको अक्वायर कर लिया है जी as जी। far as I can tell. So what is it that food panda is doing? What gives them that competitive So advantage? Cheetah is doing the best. Cheetah is doing the best and they are taking minimum margins. चीते जी। का और फूड पांडा का सिर्फ ये है कि वो एक्सपेंड ज्यादा कर गया फूड पांडा। हम्म। फूड पांडा ने इवन कि अगर आप बाहर जाएं तो एक शॉर्मा वाली भी शॉप है तो वहां पे भी फूड पांडा आपको मिलेगा और हर जगह पे मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। हालांकि 2 साल आई थिंक 3 इयर्स पहले ये लोग आए थे, ये सिर्फ इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, रावलपिंडी में नहीं कर रहे थे। तो हमारा उस वक्त सिर्फ ये था कि ऑर्डर आप दे सकते हैं मगर डिलीवरी जो है वो कस्टमर या खुद आके लेगा या हम लोग और डिलीवरी देंगे। तो अब ये है कि फूड पांडा ने थोड़ा सा जल्दी टेकअप कर लिया था, इस वजह से चीते बाद में आया पाकिस्तान में। तो इस वजह से फूड पांडा ने ज्यादा जल्दी टेकअप किया और एक्सपेंड भी किया उन्होंने। और फिर चीते जो है आई थिंक कोविड की वजह से भी उनको काफी ज्यादा, क्योंकि वो एक्सपेंड पहले बहुत ज्यादा हुए थे, तो इस वजह से। तो चीते नंबर 2 की वजह मेरा ख्याल है क्वालिटी, और उस पर कोई वो नहीं है, क्वालिटी और सर्विस बहुत अच्छी है उनकी, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही उनको डिसएडवांटेज है कि उस तरह से एक्सपेंड नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। Okay. एक और question मेरा ये था, and maybe we can get Shakir Saab back for this one. This is about governing bodies. This is different from the government. So, are there any? We had Raza Khan Saab with us, who's the vice chairman of the All Pakistan Restaurant Association. Do we have these kinds of organizations that can help businesses in the restaurant industry integrate into the industry? And have sort of like connections with the other stakeholders, parallel businesses? Do we have any facilitating organizations, and if so, what services do they provide? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। पिंडी इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की एफिलिएशन थी कहीं पे, लेकिन एक्टिवली उनका कोई भी रोल नहीं रहा। अरे मैंने तो यही देखा है पिछले 5-6 साल 10 साल में। लेकिन कराची में काफ़ी रोल है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन इज डूइंग लॉट अबाउट इट, बट पिंडी इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट एसोसिएशन इतनी एक्टिव नहीं है। मोस्टली जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो या तो खुद ही आपस में मैच करके कुछ कर रहे होते हैं या फिर चेंबर के प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं। रावलपिंडी चेंबर हो गई या इस्लामाबाद चेंबर। मैंने 1-2 इश्यूज थे रेस्टोरेंट्स के जिसकी एक मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें इस्लामाबाद के कमिश्नर थे और साथ में वो सारी ऑर्गेनाइज की हुई थी इस्लामाबाद चेंबर की। तो कहने का मकसद ये है कि रेस्टोरेंट के अपने कोई लोग ऐसा इतने नहीं एक्टिव इकट्ठे होके कुछ भी नहीं करते हैं।
लेकिन प्लेटफॉर्म भी ऐसा उसके लिए नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए फैसिलिटी भी ऐसा नहीं है। वो भी खुद उसको अपने बिहाफ पे जो वो सोचता है समझता है, जो उसकी सोच है या उसने किसी से मशवरा किया है, उसकी बेसिस पे अगर वो खुद रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है तो कर लेता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारी पिंडी इस्लामाबाद में हो या किसी और शहर में, तो वहाँ पे नॉर्मली जो रेस्टोरेंट शुरू होते हैं वो थोड़े अरसे के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, गाइडेंस नहीं उनको मिलती। वो एकदम से अपने पास जितना भी पैसा होता है वो सब इन्वेस्ट कर देते हैं रेस्टोरेंट में, और अल्टीमेटली वो रेस्टोरेंट नहीं चलता और उनकी सारी जो अमाउंट है वो सब वेस्ट हो जाती है। जबकि हमारे जो फाउंडर हैं उनके साथ कई दफ़ा हमारी डिस्कशन इस बारे में हुई है। वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आपने पाँव रखना है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू स्पेंड 20 और 25% अमाउंट यू हैव। आप उससे स्टार्ट करेंगे और फिर बिजनेस को थोड़ा ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आप मेहनत करेंगे 2-3 साल, तो फिर उसके बाद आप अपना और पैसा अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है रेस्टोरेंट के बुनियाद पे। लेकिन अगर आप रियल स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस लोगों से डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप उनको हेल्प आउट उनसे हेल्प आउट भी ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कहाँ पे शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको परचेजिंग कहाँ से करनी है। ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आज सच नहीं है। अपने बिहाफ पे आप किसी से भी डिस्कस करके कर सकते हैं, वरना आपके पास ना कोई इसका बुकलेट आपको अवेलेबल होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी इस पे बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन वो उसको भी यूज़ करने पर है, क्योंकि लोग आमतौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी को इसी सेंस में लेते हैं कि वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आके चेक कर सकती है रेस्टोरेंट को। लेकिन जहाँ तक हमारा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है तो वो फैसिलिटेट भी बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास काफ़ी सारी बुकलेट्स हैं जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है रीडिंग मटेरियल, जो हेल्प आउट कर सकता है रेस्टोरेंट्स को आफ्टर स्टार्टिंग द ऑपरेशंस। यानी अगर आपने किचन कैसे चलाना है, आपने हॉल के ऑपरेशंस को कैसे मेंटेन करना है, आपने स्टाफ की हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है, ये सब चीज़ें फूड अथॉरिटी इस पे वर्कआउट कर रही है, कर चुकी है। लेकिन इसके अलावा आपको कहीं से कोई हेल्प आउट नहीं मिलेगी। Shagir Saab, so why don't doesn't the private sector take an initiative on their own to begin something of this sort, an association that they can use to help each other out and facilitate one another, information share करें, networking करें, events organize करवाएं, and so on and so forth. I mean, if even like 2 or 3 of the bigger restaurants get together and start something like this, I think it would be very fruitful. What's your opinion? या इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल, बट इसकी सिर्फ वही बात है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों तो ना। नॉर्मली डिफरेंट माइंड्स कम टुगेदर, बट अल्टीमेटली दे एंड अप थिंकिंग डिफरेंटली। सो नॉर्मली दिस इज द मेन इशू दैट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेसेस। अगर लोग आपस में बैठे और एक माइंड पे एक पेज पे सेट हो जाए ना, फिर तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हर बिजनेसमैन अपना इंडिविजुअल जो है ना, दुनिया उसी में घूम रहा होता है। उसको लगता है कि मेरे पास अपना काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कैसे एक सोशल वर्क कर सकता हूँ रेस्टोरेंट के तमाम लोगों को मिला के बिठाने का। तो लेकिन जो चेबर का प्लेटफॉर्म है वो तो एक ऑलरेडी डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है ना। अगर फर्ज करें कि आज वो एक कोई सेमिनार रेस्टोरेंट के ऊपर करवाते हैं, तो वो इनविटेशन भेजेंगे तमाम रेस्टोरेंट्स को, वो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि रेगुलरली तमाम रेस्टोरेंट्स के लोग आपस में बैठे हैं और टाइम निकालें, कोई डेवलपमेंट करें इसमें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई नई आइडियोलॉजी लाएं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। हर बंदा अपने बिजनेस में इस कदर बिजी है कि उसको जब कलेक्टिव कोई बेनिफिट्स का सोचना होता है तो उसको टाइम नहीं मिलता। उसके लिए कम से कम एक दो इंडिविजुअल्स भी हो ना जो सबको पुशअप करते हो, तो भी पॉसिबल है। लेकिन अभी तक पीडी इस्लामाबाद में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि इसमें तो इसी तरह ना कि अगर इफ वी बिगिन समथिंग लाइक दिस तो फिर फायदा सबका ही होगा इसमें। I mean, डेफिनेटली।
We at the Pakistan Institute of Development Economics, we work with a lot of NGOs वगैरह development sector में. तो हमारा तो culture ही इस तरह का है, you know, like weekends को, you know, there's these conferences, seminars, networking opportunities, or in my opinion, the entire sector is very much dependent on these kinds of collaborations. It would sort of collapse without them. तो मेरे ख्याल से like क्योंकि ये भी private sector ही है, technically speaking. I think something similar can be done even with the restaurants, even with like, you know, other hotels हो गए वगैरह. लियाकत साहब, do you have any opinions on this particular question, associations का? अच्छा सर, एक इसमें अभी H9 में एक नया इंस्टीट्यूट खुला है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से. आई थिंक वहाँ पे जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं उस पे वो उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं, और जिस तरह प्रॉपर गाइडेंस एक होनी चाहिए वहाँ पे वो देते हैं. बट ये अब चेक करना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे वो चीज़ें लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, कि वहाँ पे उसके क्या क्या प्रोज कॉन्स बेनिफिट्स और बिजनेस की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो वहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही. आई थिंक कि अगर हमें इनिशियली अगर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही. और ये आई थिंक बाकी जितने भी बिग सिटीज हैं वहाँ पे इसकी ब्रांचेस भी हैं. तो एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा ये कि अगर आप लास्ट 15 to 20 ईयर्स में देखें तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी है, आई थिंक वो मेरा ख्याल है 5 to 10 टाइम्स बढ़ी है. इस्लामाबाद आप देख लें कि वो G11 G12 तक होता था, उसके बाद नहीं था. मगर अब आप देख लें कि चक्री तक ऑलमोस्ट सोसाइटीज, और ये बहरिया जितना एक्सपेंड किया, बहरिया इंक्लेव हो गया, DHA हो गया, अस्करीज हो गए, तो और बाकी सब जितने भी इर्द गिर्द के थे उनकी मोस्टली कोशिश यही कि वो यहाँ पे इर्द गिर्द आके रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब आ जाए. तो ये इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रही है, क्या कहते हैं, आपकी पॉपुलेशन के. आप वो शाकिर साहब की बात बिल्कुल सही है कि एक जो ओनर है रेस्टोरेंट का वो अपने उस एक्सपेंशन में लगा हुआ है, और उसके साथ फिर जितनी सप्लाई चेन है पूरी, उसने उन सब चीजों को देखना है. तो वो अपनी इंडस्ट्री की चीजों में लगा हुआ है कि यार मैंने अपनी इस चीज को कैसे इन डिमांड्स को फुलफिल करना है और ये सब चीजें कैसे करनी है. तो उसके साथ इस चीज को मैनेज करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है. ये गवर्नमेंट लेवल पे ये हो चीजें तो फिर मेरा ख्याल है ये चीजें हो सकती हैं. और दूसरा ये कि हमारी इकोनॉमी इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि वो आपके स्टैटिस्टिक्स पूरे कोई शेयर करे. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं शेयर होते. तो इस वजह से जैसे सर ने कहा, शाकिर साहब ने, कि 20% आपने इन्वेस्ट करना, बट 20% ऑफ व्हाट अमाउंट. पहले तो ये है ना कि उसको ये पता हो, कि उसको ये असेसमेंट हो कि मैंने खर्चे क्या करने. क्योंकि जब आपको अननोन होते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, और आके आप अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं यार मेरा 10 मिलियन का खर्चा होगा, मगर जब आप उसमें आते हैं, इन होते हैं, फिर आपको पता चलता है यार ये 10 नहीं, ये तो 50 मिलियन या 40 मिलियन का खर्चा है ये सारी चीजों का. तो फिर उसमें आप बिल्कुल फिर फेलियर की तरफ जाते हैं इन चीज़ों की तरफ. तो ये तो अब सारे जितने बड़े ओनर्स हैं इसके रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के, ये मिलके कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसको. सर, आपने गवर्नमेंट इदारों की बात की है. जैसे फूड अथॉरिटी हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज वन आई हैव इन माइंड इन पर्टिकुलर. ये लोग रेस्टोरेंट्स स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स को केटर करने के लिए कोई इनकी है एक्टिविटीज? डू दे हैव सॉर्ट ऑफ लाइक एजेंडा फॉर प्रमोटिंग रेस्टोरेंट्स? इस तरह कुछ है विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? सर टूरिज्म का तो मुझे इतना वो नहीं है आइडिया, और ना ही कभी उनकी कोई टीम कोई इस तरह से आई है हमारे पास, ना कुछ इस तरह का है कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स को एक्सपेंड करना है. बाकी ये है कि जितनी भी ये फूड अथॉरिटी होगी या ये इस तरह की गवर्नमेंट अथॉरिटी, इनका कंप्लायंस से ज्यादा वो होता है कि यार जो चीजें आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो आप उसकी प्रॉपर फूड अथॉरिटी के साथ, पंजाब फूड अथॉरिटी के जो SROs हैं उनके साथ आप कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो एक्सपेंशन तो आई थिंक वो किसी का भी एजेंडा नहीं है. गवर्नमेंट की किसी एंटिटी की तरफ से देख लें तो किसी का भी एजेंडा नहीं है, बल्कि इवन के जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं उनका भी ये एजेंडा नहीं है. हालांकि हम ये कहते हैं कि यार आप इसको इंडस्ट्री को ग्रो करने दें पहले, फिर आप इस तरह से, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि शुरू में 3-4 साल आप टैक्सेशन कम रखें, फिर बाद में आप उसको बढ़ा दें. तो उनकी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनकी तो यही है कि भाई आप कंप्लाई कितना कर रहे हैं उनकी रेगुलेशंस के साथ और SROs के साथ. मगर एक्सपेंशन का तो सिवाय ओनर अगर देख रहा है, ये कॉर्पोरेट एंटिटी देख रही है, वो खुद अपना देखेगी. कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि कुछ वो इस तरह से करें. अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने दिया, कोविड के अंदर 0% कर दिया था सेल्स टैक्स, बट वो तो कोविड में आपके डाइनिंग अलाउड नहीं थी, तो उस 0% का क्या करना है हमने. तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आई थिंक मेरे ख्याल इसमें 0% वो है
हेल्प है इसमें। We have some questions from the floor. Sayyid Talha Ali, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद तलहा अली, I'm doing MPhil from BIDE. I have a question from Mr. Shakir. सर, कहा कि जो हमारे फाउंडर ने कहा है कि जो 20% या 20 to 25% आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट ऑल दी अमाउंट वेस्ट ना हो। सो आप क्या इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट सैचुरेटेड है, या आप मार्केट में इतने ज्यादा हर्डल्स आ चुके हैं? अगर आप सपोज मैं अगर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मेरे पास 2-3 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से 20 या 25% करूंगा, वो क्यों है? वो इस वजह से, या कोई हर्डल्स मैं फेस कर रहा हूँ, या इस तरह यह है कि लोग मेरी प्रोडक्ट को जो मैं बेच रहा हूँ चीज वो पसंद नहीं करेंगे, या उसमें और कोई चीज है? और दूसरा क्वेश्चन भी शाकिर साहब से है कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं सेवर फूड्स को काफी ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि कोविड-19 में जब हर चीज को अच्छा भला इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप लोगों ने सरवाइव कैसे किया है? गवर्नमेंट ने आप लोगों की कुछ मदद करी है? क्योंकि कोविड-19 में मैंने सुना था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? थैंक यू। बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि 20% क्यों इन्वेस्ट करें और उसकी क्या वजह, क्या हर्डल्स हैं, ये वो। तो बात यह है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में ना एज सच उस तरह की नहीं है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी जगहों पर देख सकते हैं। क्वालिटी ज़रा डिफ्रेंशिएट करती है, किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, कहीं पे बहुत कम होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है ना ऑलमोस्ट सेम सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल आप बर्गर्स के लिए जाएंगे तो आपको एक ही जगह पे 5-6 आउटलेट्स बर्गर्स दे रही होंगी। कहीं पे आपको पुलाव मिल रहा होगा तो आपको एक ही जगह पे 5-6 पुलाव के वेरिएशंस नज़र आ रही होंगी। तो आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने चाह रहे हैं, यू नेवर नो कि वो आगे आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। फिर मोस्टली जो लोग हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में खासतौर पे, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं एम्बियंस पे, यानी आपकी आउटलुक कैसी है रेस्टोरेंट की, माहौल कैसा है अंदर। अब कस्टमर बहुत कम होते हैं जो ज़्यादातर जो है ना आउटलुक के ऊपर आपके पास आते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो टेस्ट के बेस पर आते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, तो अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया फर्स्ट टाइम, तो वो वापस नहीं आएगा, वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं होगा। तो इसके लिए क्योंकि आपको वो अनसर्टेनिटी होती है, उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कि लेटर ऑन वो आपके साथ क्या होगा, इसलिए आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। और फिर आप उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा पुट करेंगे, क्योंकि आपने 20% इन्वेस्ट किया होगा ना, आपके रिसोर्सेज उसमें थोड़े होंगे, तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे। जब आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट अच्छी मिलेगी, फिर आप मज़ीद और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक 2 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की बात है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है, तो बहुत सारे लोग 5,000, 10,000, 15,000 से भी बिजनेस शुरू कर लेते हैं। आजकल थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन 15-20 हज़ार, 30 हज़ार में भी एक छोटा सा ठेका खुल सकता है, और वहीं से आपका बिजनेस ऐसा 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 तो फ्लोरिश कर सकता है। जब सेवर फूड स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वो 10 बाई 10 या 15 बाई 15 की एक छोटी सी शॉप से शुरू हुआ था 1982 में। तो लेटर ऑन फिर 1988 में सेवर की रेसिपी डिज़ाइन हुई और इसका नाम सेवर फूड रखा गया। तो वो सरवाइव क्यों कर पाए उस टाइम? एक तो वहाँ पे उस टाइम कंपटीशन नहीं था, फिर इन्वेस्टमेंट कम की हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा है तो फिर और इन्वेस्ट किया, वही जो बिजनेस से कमाया वही इन्वेस्ट किया। वो कहीं आउटसाइड अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज़ नहीं हुई अमाउंट, तब वापस बिजनेस में इन्वेस्ट की तो उससे और फायदा हुआ। तो इसलिए ये आइडियोलॉजी है कि आप शुरू में कम इन्वेस्ट करें और रिस्पॉन्स की बेस पर आप मेहनत करके मज़ीद और इन्वेस्ट करें उसी बिजनेस में। कि सेकंड क्वेश्चन रिपीट करेंगे दोबारा? कोविड-19 के इफेक्ट्स। तो कोविड-19 ने बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2020 के मार्च में, राइट? 2020 मार्च में हमारे पाकिस्तान में उसके केसेस ज़्यादा हुए थे। उस वक़्त जब स्टार्ट में लॉकडाउन हुआ है तो कस्टमर्स का जो इनफ्लो था वो बहुत कम हो गया। सेवर फूड ने सर्वाइव कैसे किया? सेवर फूड ने सर्वाइव ऐसे किया कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ नहीं किया, हमने उनकी सैलरीज इंटैक्ट दी। उसमें हमने ये किया कि अपने स्टाफ को रिवॉल्विंग में लगाया। हम एक स्टाफ को भेजते थे
15-20 दिन की छुट्टियों पे तो दूसरा स्टाफ काम करता था, फिर हम उस स्टाफ को वापस भेजते थे छुट्टियों पे, और जो छुट्टियों पे होता था उनको वापस बुला लेते थे। इस तरह रिवॉल्विंग करके हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कम किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे ही हमने फूड पैंडा और चीते के ऐप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया, उससे हमारे जो डिलीवरी के जो थे ऑर्डर्स वो ज़्यादा आने लगे। फिर उस दौरान में ये है कि लॉकडाउन में टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज हमेशा ऑफ ऑन रही हैं, तो वो भी हमारे साथ काफ़ी हेल्प आउट होता रहा है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वो रेस्टोरेंट सर्वाइव कर सके हैं कोविड-19 में जिनकी डिमांड थी। जो रेस्टोरेंट्स घर पे डिलीवर नहीं कर रहे थे या जिसकी डिमांड नहीं थी, वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सके होंगे, आई एम श्योर। या फिर वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरे होंगे, उन्होंने अपना स्टाफ भी ले ऑफ किया होगा, घर बिल्कुल भेज दिया होगा, फिर नए स्टाफ हायर किए होंगे अभी। तो हम लोगों ने बहरहाल ऐसे सर्वाइव किया है, आपको मैंने चीज़ बताई। थैंक यू। We have a question from Dr. Ziaullah. Please go ahead, sir. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह है और चेयरपर्सन हूँ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, पहले तो मैं आपको कांग्रेट करता हूँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त वो ऑर्गेनाइज्ड किया है। एक ऐसा एरिया है जिसपे हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पे पूरा मुल्क आगे जा सकता है। मेरा जो एरिया है जिसमें मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अब्बास ने बहुत ज्यादा घुमा फिरा के 4-5 मरतबा इस इशू को रेस करने की कोशिश की। काहिल ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि हम पर्सनल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें, जिसको कर रहे हैं लाहौर में, इस तरह इन हाउस ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमें एक दूसरे के बारे में, जितनी भी हम स्टेक होल्डर हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की, इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है कि एक कोने में क्या कर रहा है, दूसरी कोने में क्या हो रहा है। स्टेक होल्डर्स के बारे में इवन किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे मुल्क में केपी में मैं अभी पिछले दिनों अपना एक वर्कशॉप करवा रहा था यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गैप के बारे में, कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में गैप क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बीइंग एन एकेडमिशियन मेरा ज्यादा उस पे, ताकि करिकुलम के हवाले से, सब्जेक्ट्स के हवाले से, लेकिन बहुत सारा हमने होटलियर्स को बुलाया हुआ था। उसमें HED का स्पॉन्सर एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं करवा रहा था ये वर्कशॉप। तो स्टोरी शॉर्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यूनिवर्सिटीज में केपी में 7 यूनिवर्सिटीज टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन करा रही हैं एट प्रेजेंट। इसके अलावा इस्लामाबाद में ही आपके 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन करा रही हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, ईयर यूनिवर्सिटी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें पता ही नहीं है कि वहां से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो वो है कि इंडस्ट्री एट प्रेजेंट, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है और यूनिवर्सिटी जो है, इनके दरमियान एक इस जो गैप है, इसको ब्रिज करना होगा। मेरे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इंटर्नशिप में 6 महीने के लिए, उनके लिए जगह नहीं है इंटर्नशिप की। ठीक है, तो अब अगर मामूली सा, मतलब एक थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आ जाऊंगा आपकी तरफ शाहिद साहब, ठीक है, 3-4 लाइन का MOU साइन करूंगा आपके साथ। हर 6 महीने बाद मैं आपको अपनी इंटर्नीज दूंगा। वो क्वालिफाइड इंटर्नीज होंगे, पढ़े लिखे इंटर्नीज होंगे, जो आपका हाथ भी बिठाएंगे और फ्यूचर में जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको भी वो फिल करेंगे। आपको क्वालिफाइड और स्किलफुल वो मिलेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं है कि हम हुकूमत पे, हम सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल देते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हमारी अपनी वो नहीं होती इतनी, तो हम उसको दरमियान में ले आते हैं। नेवटेक की इदारा है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। वो हर साल हमें 2 मरतबा हम साल में हम वो करते हैं, ट्रेनिंग्स वो अरेंज करते हैं। पहले तो वो स्कॉलरशिप्स भी देते थे बच्चों को, 3,000 रुपये इतना बच्चे आते थे, उनको 6 महीने का ट्रेनिंग, उसमें रेस्टोरेंट मैनेजमेंट भी एक होता था, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग भी होता, मतलब ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज 6 महीने का डिप्लोमा हम बच्चों को देते थे और अभी भी करवा रहे हैं। लेकिन किसी को उसका पता नहीं है। हाशु ग्रुप चूंकि वो ज्यादातर वो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, वो
उसमें है, मतलब लोगों को उसका पता है, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का जो वो है रिश्ता है, उसको थोड़ा सा ब्रिज करना है, वो बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे के साथ। तो इंशाल्लाह अगर आप यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज तो हैं ही इस मुल्क में, इसलिए हैं कि वो ग्रेजुएट्स पैदा करे और वो स्किलफुल लोग पैदा करे। अगर उनको पहले से इंडस्ट्री का पता लग जाए, इस तरह सेवर का पता लग जाए कि यहाँ पे हमारी ओपनिंग्स हो सकती हैं, तो वो इंटर्नीज आपकी तरफ आने के साथ ही आप वो आपके ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। आप लोग फिर उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना था। और शाहिद साहब अगर कोई कमेंट करना चाहे, इंशाल्लाह आई एम वेरी मच श्योर, इंशाल्लाह शाहिद साहब अगर मुझे अपना, मैं अब्बास से आपका कांटेक्ट लूंगा, इंशाल्लाह आप मुझे टाइम दोगे। और आजकल मैं इसी पे लगा हुआ हूँ, MOU साइन करने पे, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साइन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं खुद आऊंगा आपकी तरफ। थैंक यू वेरी मच जी अब्बास, थैंक्स फॉर द टाइम। Thank you so much. Of course. नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है. I think universities have to be involved, especially in terms of connecting university graduates to restaurants. But I'd take that a step further. And आपने stakeholders mapping की भी बात की थी थोड़ी सी. I think the information is completely scattered. We don't know what's going on where. I think universities and their researchers, their professors, lecturers can be leveraged. Their skills can be leveraged to work on this and to map out the stakeholders and come up with some data to instill an element of transparency to this entire process. And we at PIDE are attempting to do this. We're going to be putting out some questionnaires. We'll be sharing it with you folks as well as other restaurants in the industry. We're going to be doing the same for the hotel industry. So we are trying to initiate a conversation on this. Before we close this session, my last question is very much related to the tourism and hospitality industry. And this is about corporate social responsibility, especially when you look at the northern areas. The new restaurants that are being established in those areas, one of the criticisms is they receive, not just them, but also the hotel industry and other new sort of businesses in the area, is that they don't pay attention to corporate social responsibility. Their impact on the environment is very extensive, and there's no regulatory bodies to control their impact. What is your experience with corporate social responsibility? Aapke kya standard operating procedures are? Maybe we can start with Liaquat Saab and then we'll move to Shakir Saab. Please go ahead. I believe we've lost Liaquat Saab. So Shakir Saab, please go ahead. जी, जहाँ तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है तो सेवर फूड्स हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम सिंस इंसेप्शंस। जब से स्टार्ट किया है, हम हर लिहाज से जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको कहीं हमारी हेल्प चाहिए होती है तो हम उनके साथ हेल्प करते हैं। 2005 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे 1 महीना वहाँ रही है। उन्होंने अर्थक्वेक के दौरान खाना भी सप्लाई किया, मॉनेटरी हेल्प भी की, इसके अलावा कपड़े और कंबल ये वो चीज़ें भी दी। तो इसके अलावा और भी कभी ऐसे मौके आते हैं, मसलन लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने हेल्प की। जहाँ पे क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी की वेल बीइंग से ही हमारा सर्वाइवल है। अगर इस सोसाइटी में कोई खराबी होती है और हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं तो ये एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट है जो बिजनेसमैन की तरफ से जाता है सोसाइटी को। तो हम तो हर लिहाज से इंशाल्लाह करते रहे हैं और करते आएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एक बिजनेसमैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इससे जुदा नहीं किया जा सकता। जिस सोसाइटी से हम कमा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, आगे और ग्रो कर रहे हैं, उसी सोसाइटी को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर ऐसे मौके पर हम उसको नहीं देंगे और उसकी वजह से सोसाइटी हर्ट होगी तो ये एक बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा जो हाथ है ना वो हमेशा गवर्नमेंट के और दूसरी NGOs वगैरह के साथ जुड़ा रहता है और आइंदा भी जुड़ा रहेगा।
हम किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम हमेशा साथ देते हैं, चाहे वो ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटी हो, CDA की, जहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड F9 में कोई इवेंट हो रहा हो वहाँ भी हम हिस्सा लेते हैं। मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी हो तो हम हर जगह आगे हैं। Definitely, no, I totally agree with you. और मैं एक और बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि our idea of corporate social responsibility, especially when it comes to the environment, हम सोचते हैं कि physical environment is the only important thing. I would argue that the business environment is equally important. तो जिस तरह हमने associations वगैरह की बात की थी, pooling resources to facilitate the industry, क्योंकि वही बात है कि डॉक्टर जियाउल बात कर रहे थे. We can't wait and sit and like wait for the government to come in or kuch kare hamare liye, you know, because this is like even the government is always a little bit distant from what's going on the ground. So I think businesses should take it upon themselves to help each other out and facilitate the environment for one another, kyunki har koi isse benefit karega. And I mean, with that, it's been an hour 15 minutes. We have approached the end of this conversation. I want to thank Shakir Saab, Liaquat Saab for taking out the time today. This has been extremely insightful. और मैं आप दोनों के साथ in touch रहूँगा. This is an ongoing research initiative that we're doing at BIDE. And you know, we need your support throughout, and we'll be in touch. Thank you so much again, and take care, everybody. Thank you for joining. Thank you.